मदनगंज किशनगढ़ राज परिवार की ओर से किला परिसर में किशनगढ़ का 413वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से समारोह पूर्वक मनाया गया। वसंत पंचमी के दिन 411 साल पहले सन 1611 में हुई थी कृष्णगढ़ की स्थापना हुई। राठौड़ वंश के तीसरे राज्य किशनगढ़ की स्थापना गुंदोलाव, झील तट और पहाड़ियों के बीच तत्कालीन शासक रहे किशन सिंह ने किशनगढ़ किले के साथ स्थापना की। इन 413 सालों में 20 शासकों ने किशनगढ़ रिसायत पर राज किया। राजघराने से जुड़े बृजराज सिंह एवं मीनाक्षी देवी का स्थापना दिवस के मौके पर किशनगढ़ वासियों ने अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने तत्कालीन शासक रहे किशन सिंह के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर उन्होंने किशनगढ़ के इतिहास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक नगरी किशनगढ़ पिछड़ी है और अनदेखी से ऐतिहासिक गुंदोलाव झील की दिनों दिन दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठन व जनप्रतिनिधि यदि ऐतिहासिक धरोहरों पर ध्यान दें तो पर्यटन की दृष्टि से किशनगढ़ प्रदेश का अग्रणी पर्यटक स्थल हो सकता है। कार्यक्रम में कला, साहित्य व समाज सेवा से जुड़े लोगों व विद्यार्थी शामिल हुए। लोगों ने उनसे किशनगढ़ इतिहास को लेकर कई सवाल पूछे, जिनके उन्होंने जवाब देकर लोगों को संतुष्ट किया। जुगल किशोर जी, राजेश जी और यशवंत जी और मोहित जी के द्वारा जो 7 वीडियो से कर रहे हैं कि काम जन्म अभिराम दिन वृंदावन धाम लसन हरि राधा वदंत तहा मंगल कलश वसन। सलामी वादन। जो है वो परम पंडित गिरिराज जी काकड़ा द्वारा किया जा रहा है, जो लगभग 500 वर्षों से भी पूर्व इस राजघराने में पांडित्य क्रम कर रहे हैं। ये पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है जो हम आप लोगों का सानिध्य पा रहे हैं और आपके संग इस किशनगढ़ स्थापना दिवस को मना रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसौ जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। ओम शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य सुख संपदा धन बुद्धि प्रकाशाय सदा हमारे पक्ष है श्री गोपाल सह। ओ मारी श्यामा कुंजन मगया स्कूल ऑफ आर्ट से पूर्व चित्र और मूर्ति के कुछ उदाहरण अगर मिल सके
या जो जानकारी हमें प्राप्त हो सके उसके बारे में, क्योंकि किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट से तो हमें अवगत है, लेकिन इससे पूर्व अगर कोई उदाहरण हो तो आप हमें जानकारी प्राप्त करें। अपनी जो किशनगढ़ की जो चित्रकला जो शैली है, ये ऑफिशियली एज ए स्कूल ऑफ आर्ट करीब 1720 के आसपास शुरू हुई है। मेरे अंदाज में कम से कम 25-30 साल पहले ही यहाँ की बनी हुई, किशनगढ़ की बनी हुई तस्वीरें मिलती हैं। बहुत कम हैं पर मिलती हैं। पर वो जो स्टाइल है, जो शैली है, वो तो 1720 के आसपास से ही शुरू हुई है। एक मशहूर मुगल आर्टिस्ट था जिसको महाराजा राज सिंह जी लेके पधारे थे दिल्ली से, उसने यहाँ शुरू किया है। उसका नाम था भवानी दास। और यहाँ के राजाओं के गाइडेंस में एक स्कूल शुरू हुआ, स्कूल ऑफ आर्टिस्ट शुरू हुआ, और उनको बताया गया कि कैसे बनानी है। तो अपने यहाँ जो नेत्र हैं पेंटिंग्स में, उसका बहुत प्रोमिनेंस है। ये नेत्र श्रीनाथ जी के नेत्र से लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वल्लभ संप्रदाय का इन्फ्लुएंस था, पुष्टि मार्ग का इन्फ्लुएंस था, इसलिए हर आर्टिस्ट ने नेत्र ऐसे ही बनाए हैं। तो अब अगर कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाए, किसी की एक्चुअल शक्ल नहीं बनाए और वैसे ही एक तस्वीर बनाएगा, आदमी खड़ा है, एक नायिका खड़ी है, तो वो नेत्र के साथ में पूरा फेस का प्रोफाइल भी जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि पेंटिंग में नाक तीखी होती है, होंठ पतले होते हैं, वो आँख को मैच करने के लिए। अगर इसमें गोल चेहरा देंगे तो मैच नहीं होगी। तो इसलिए ऐसी ज़्यादा तस्वीरें मिलती हैं। आम किसी की तस्वीर बनाई हुई हो तो उसका तो चेहरा मिलता ही है, जैसा उसका चेहरा था वैसे ही। जहाँ तक यहाँ सवाल उसके पहले का हो, तो मैंने कहा कुछ पेंटिंग्स हैं जो किशनगढ़ में बनी हैं और इस पीरियड 1720 के पहले बनी हुई है, महाराज मान सिंह जी के पीरियड में बनी है। तो वो 25-30 साल पहले की हैं और उसमें मुगल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। भवानी दास जब मुगल दरबार से आया था तो वो भी मुगल स्टाइल में ही बनाता था। मैंने न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम में, मेरे को स्पेशली ले जाया गया जब उनको पता पड़ा कि मैं म्यूज़ियम आया हूँ देखने के लिए, तो वो मुझे अपने रिज़र्व कलेक्शन में ऊपर जहाँ उनके सेफ, बड़े बड़े गोदरेज के जो सेफ होते हैं, कम से कम 2-3 फीट चौड़े, इतने मजबूत सेफ थे, उसमें से तस्वीर निकाली भवानी दास की, जो कि मुगल स्टाइल में बनी हुई है। तो वो एक अलग ही आर्टिस्ट लगता है। और यहाँ आके यहाँ के जो उसने तस्वीरें बनाई, वो तो बिल्कुल ही खिल गया है। वो टॉप क्वालिटी का आर्टिस्ट हो गया, मतलब इतना टॉप क्वालिटी का हो गया कि मुगल भी नहीं बना सकते ऐसा। तो एक्चुअल उसका जो उत्थान हुआ है वो यहीं हुआ है किशनगढ़ में आने के बाद। और राजाओं के गाइडेंस से भी, राज सिंह जी के, सामत सिंह जी के, इनके गाइडेंस से, सरदार सिंह जी, इनके गाइडेंस से ही ये शैली शुरू हुई। अब जब मूर्तियों की बात करते हैं आप, तो मूर्ति तो पहले की हैं, जो मूर्तियां हैं वो पहले की हैं। और ये नॉर्मली माना जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मूर्ति जो हैं वो पाल पीरियड की है, पाल पीरियड की। और करीब 1001 साल पुरानी समझें अगर देखा जाए। जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो करीब उतनी पुरानी होगी।
हो सकता है अपने कल्याण राय जी की भी इतनी हो। और कल्याण राय जी की मूर्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो अपने यहाँ विराजते हैं मंदिर में, बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो 7 गोसाई जी के 7 लालन जो थे, जो 7 गादी जिनको बाद में मिली, वो इस पे श्रृंगार की प्रैक्टिस करते थे। तो उनके लिए बहुत इमोशनली ये मूर्ति का महत्व था। वो तो महाराज रूप सिंह जी को सपने में ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा मुझे यहाँ से ले जाओ। तो उस टाइम में तो गोवर्धन में विराजते थे, श्रीनाथ जी भी उस टाइम में वहीं विराजते थे, वहाँ से निकले नहीं थे। तो वहाँ जाके गोसाई जी से अर्ज करी, तो सारी उन्होंने कहा आपको तो पुष्टि मार्ग पद्धति से सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या आप ही बताएंगे, आप ही सिखाएंगे, आप ही यहाँ से मुखिया देंगे, तो वही हमारे यहाँ बैठ के सेट करेगा सिस्टम। तो मुखिया भी वहीं से आए हैं और वो सारा सिस्टम वहीं से सेट हुआ। उस टाइम में गोस्वामी गोपीनाथ जी विराजते थे वहाँ पे, जो महाप्रभु जी के ग्रेट ग्रैंडसन। तो गोपीनाथ जी से ही दीक्षा प्राप्त करी आज रूप सिंह जी ने। तो उन्होंने कहा कि आपको दर्शन हुए हैं तो हमें भी ऐसी आज्ञा हुई है कि राजा रूप सिंह आएंगे तो उनको ये देनी है। तो उन्होंने ऐसे मजाक में बोला कि आप पहचानो कौन सी मूर्ति है। तो वो सीधा जाके उन्होंने कल्याण राय जी को पहचाना, तो वहाँ से बता रहे वहाँ से। तो ये अपने कल्याण राय जी का महत्व है, बहुत महत्व है। हो सकता है करीब 1000 साल पुरानी भी ये मूर्ति हो। श्रीनाथ जी जो प्रकट हुए वो महाप्रभु जी के टाइम का है। तो महाप्रभु जी के टाइम में प्रकट हुए हैं। वो तो आप सब जानते ही हैं, जो भी वैष्णव किताबें पढ़ते हैं या 84 वैष्णव की वार्ताएं पढ़ते हैं, तो उसमें तो सब कॉमन है कि कैसे प्रकट हुए। तो ये है। इसके अलावा क्या आप पूछना चाहते हैं? किशनगढ़ पेंटिंग स्टार्ट हुई, किशनगढ़ पेंटिंग से पहले, स्थापना से पहले कोई ऐसी उदाहरण कोई हो तो उससे अवगत होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बताया किशनगढ़ स्थापना से पहले जी ऐसा है, जो मिनिएचर पेंटिंग्स की जो कला है ये शुरू हुई। 2 पर्शियन आर्टिस्ट थे, फारसी आर्टिस्ट थे, जो हुमायूं लेके आया था। मुगल बादशाह जो अकबर का फादर था, हुमायूं बादशाह पर्शिया से लेके आया था। जब यहाँ से शेरशाह ने उसको हराया और भगा दिया यहाँ से, तो पर्शिया में जाके जो शाह थे पर्शिया के, वहाँ आके उसने पनाह ली और वहाँ काफ़ी दिनों रहा और वहाँ से प्रोत्साहित होकर वापस आया। और उस टाइम तक तो शेरशाह की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो वो साथ में 2 फारसी आर्टिस्ट लेके आया था जो मुगल कोर्ट में रहे। उनसे मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई है। फिर उन लोगों ने अकबर के ज़माने में भी करी और उन्होंने भी एटलियर, जैसे किशनगढ़ में स्कूल शुरू हुआ वैसे मुगल स्कूल शुरू किया अकबर ने, और उसके नीचे आर्टिस्ट बैठे सीखे और वहाँ से शुरू हुआ। उसके पहले तो यहाँ नहीं था। हो सकता है किशनगढ़ में तो नहीं था, किशनगढ़ ही नहीं था उस टाइम। किशनगढ़ में 413 साल हुए हैं, तो अपन बात कर रहे हैं हुमायूं की, 1530 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी पहले बात कर रहे हैं। तो किशनगढ़ ही नहीं था। जहाँ तक मिनिएचर स्टाइल या पेंटिंग का स्टाइल, कुछ जगह हो सकता है राजस्थान में, जैसे मेवाड़ में, उदयपुर में, वहाँ हो सकती है, पर उसका कोई अभी डेफिनेट नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो एक बड़ा भय हो गया था सब में। जो भी लोग थे जिनके पास में ये कलाकृतियाँ थी और ऐसी वैल्यूबल चीज़ें थी, उनमें बहुत भय हो गया था कि गवर्नमेंट हमसे छीन लेगी। तो सब ने निकालना शुरू कर दिया। 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में निकालने लग गए, और जितनी भी स्कूल्स और पेंटिंग्स थी करीब करीब सारी ख़त्म हो गई, सब बिक गई, सब हिंदुस्तान से बाहर चली गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
जितनी भी कलाकृतियाँ थी हिंदुस्तान में, मेरे हिसाब से इमरजेंसी के टाइम में 90% चली गई है हिंदुस्तान से और बाहर चली गई है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। सारी स्कूल ख़त्म ही हो गई, यही समझ लो आप। पहाड़ी स्कूल सारी ख़त्म हो गई, 5-7 जो भी थे, एक भी पहाड़ी स्कूल न तो गुलेर है, न मसूली है, न कांगड़ा है, सब खत्म है, किसी के पास नहीं है। बीकानेर ख़त्म हो गई स्कूल, जयपुरी करीब करीब ख़त्म है, जो म्यूज़ियम्स में है वो बची हैं। अपना सौभाग्य है कि अपने पास बची है किशनगढ़ स्कूल, ये अपना सौभाग्य है। और तो क्या, मेवाड़ी एक है जिसमें पुरानी हो सकती है, उससे पहले तो कोई यहाँ नहीं थी। प्रणाम। गिरधर पुरोहित। ईश्वर और गणगौर जो हम शिव और पार्वती के रूप में हम पहचानते हैं, नगर भ्रमण किया जाता है। ये कौन से महाराज ने इस परंपरा को प्रारंभ किया था? क्योंकि बहुत से जने पूछते हैं हमें कि भाई ये कब से चल रहा है, कब से नहीं चल रहा है, लेकिन हम बताने में असमर्थ हैं। साथ ही दूसरा कि जो राग जैसे है, बसंत है, भांड है, वैसे किशनगढ़ की कोई राग अगर हो, जैसे किशनगढ़ के ध्वज भी है, किशनगढ़ की पाग है, किशनगढ़ का निशान है, किशनगढ़ सब कुछ है, तो ऐसा कोई राग भी है? क्योंकि नवे नागरिकदास हुए थे, तो ऐसी कोई राग भी किशनगढ़ में हुई थी क्या, जो हमें बताने का श्रम कराए? जहाँ तक राग का सवाल है, बहुत सारी राग जो सेट करी हैं वो तानसेन के ज़माने में सेट हुई है, अकबर बादशाह के, और उससे पहले भी तानसेन रीवा के महाराज के पास नौकरी करते थे। अकबर ने ज़बरदस्ती उनको बुलवा लिया और मुग़ल दरबार में उनको फिर वहीं ले हुए। कहते हैं पैदा तो हिंदू हुए थे, फिर मुस्लिम धर्म उन्होंने ले लिया था और उन्होंने राग सेट करी है। तो राग ऐसे नहीं सेट होती है, रागिनी को देवी का स्वरूप दिया है, ऐसे हर कोई राग नहीं बना सकता। आप आज राग बनाओगे तो 2 राग का मिश्रण करोगे, 3 राग का मिश्रण करोगे, उससे राग बनती नहीं है, भले उसको नाम दे दिया। आजकल के जो गाने वाले हैं, मशहूर गाने वाले भी बनाते हैं, वो नई राग थोड़ी है, वो इनको मिक्स करके कह दिया कि ये राग है। भले वो पंडित जसराज हों या भीमसेन जोशी हों या आमिर खान साहब हो, कोई भी हो, जो मशहूर गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, विलायत खान हैं, रविशंकर हैं, अली अकबर खान है, ये नई राग नहीं बनती। इसलिए किशनगढ़ की कोई राग नहीं है, किशनगढ़ तो कविता है। और बहुत बढ़िया बात है कि जो अपनी कविताएं हैं अलग अलग राजाओं के, करीब करीब हर राजा ने कविता लिखी है। खैर सामत सिंह जी ने तो, नागीदास जी ने तो 75 किताबें लिखी है, किताबें कविता की 75, आप समझ सकते हो। और क्या उम्र होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र होगी 55 साल में, और कई उनको किशनगढ़ रियासत का विभाजन हो गया, कई झगड़े हुए, कई लड़ाइयों में जाना पड़ता था, मुग़लों के साथ जाना पड़ता था। और सामत सिंह जी तो इतने मशहूर फाइटर थे कि तलवारबाजी में उनके बराबर कोई भी नहीं था उस ज़माने में, इतनी ज़बरदस्त तलवारबाजी थी। तो मुग़ल बादशाह उन्हीं को आदेश देता था कि जाओ वहाँ जाके भरतपुर साइड जाना, वहाँ का किला जीतना है। और आदेश होते थे इनको सवाई जय सिंह जी आमेर के, बाद में जयपुर के, उनको कमांडर बनाया जाता था। तो उनका सवाई जय सिंह जी की एक ही रिक्वेस्ट होती थी बादशाह से कि सामत सिंह जी को साथ दो मेरे। ऐसे धून की लड़ाई और बहुत ज़बरदस्त लड़के, कोई जीत नहीं पा रहा था, सामत सिंह जी ने हाथी से दरवाज़ा तोड़ के धून के गढ़ी को जीता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। इसके बावजूद 75 किताबें लिखना, वो भी कविता की। आज अपन कोई कहानी या कोई नॉवल नहीं लिख रहे हैं या मनगढ़ंत चीज़ नहीं रख रहे, कितना सोच होगा कविता लिखने में। तो बहुत बड़े अब ये तो जहाँ तक राग का सवाल है, राग तो सेट है। हाँ, अपने जो सारे गमा पादा है उसके बेस पे सारे। दूसरा गणगौर का, तो गणगौर तो शायद किशन सिंह जी के टाइम से ही होगा, आज पता नहीं है। ये ज़रूर लिखा हुआ मिलता है कि बहादुर सिंह जी ईसर जी को लूट के आए थे जयपुर से,
जयपुर में उनका लवाजमा निकल रहा था गणगौर का, वहाँ जाके ईश्वर जी को उठा लाए। जयपुर वाले घबरा गए थे, वो घबराए होंगे कि बहादुर सिंह जी बहुत दबंग राजा थे। इतने दबंग थे कि उस टाइम की माएँ अपने बच्चों को सुलाती थी, अरे सो जा नहीं तो बहादुर आ जाए, डराती थी बच्चों को, ऐसे करके सुलाती थी। और अजमेरा के जितने भी ठाकुर लोग थे सारे आते थे एडवाइस के लिए। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अपनी तवारीख में लिखा हुआ है कि आज ये आयर, आज ये आयर, आज ये आयर। और उस टाइम में मराठाओं का बहुत वो हो गया था, राज बहुत फैल गया था, बहुत डोमिनेंस हो गया था। मराठा आम कभी भी लूट लेते थे आके। तो बहादुर सिंह जी ने और सामंत सिंह जी ने बहुत बढ़िया बना के रखा मराठों के साथ। उन्होंने कभी किशनगढ़ को हाथ नहीं लगाया मराठों को। तो मराठों से बचाते थे इन ठाकुरों को। अजमेरा के जो जितने भी हैं उनको वापस किला लूट लिया, जो भी है वापस दिलाते थे। तो ये तो अपना लिखा हुआ तो यही मिलता है कि उस टाइम में वो लिख के बताया। दूसरी अपने रूपनगढ़ की में भी गणगौर जी थे जो पदरा दिए, अभी वो गांव वाले निकालते हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट करी थी जब किशनगढ़ का रूपनगढ़ का किला शुरू किया कि आप प्रोसेशन यहाँ से निकालो, क्योंकि दिए हुए हमारे पूर्वजों के मेरे फादर ने शायद दिए थे। तो वो घबरा गए, वो समझ रहे कि हम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। हमने अपने ही गणगौर जी बना के हमने सवारी शुरू कर दी, तो उनका सब खत्म हो गया। तो ये जो परंपरा है, लोग समझते नहीं, परंपरा राज से ही शुरू होती है। आज रजवाड़ा नहीं है तो क्या है, परंपरा राज से शुरू होती है। जो पहलवान है, साफा पहनने का तरीका, पगड़ी पहनने का तरीका, पहलवान जो है, ये इसमें देखेंगे महाराज किशन सिंह जी का जो है ये पगड़ी है, ये खिड़कियादार पाग कहलाती है। इसमें खिड़कियाँ नुमा वो हैं बने हुए, तो ये खिड़कियादार, ये मुगलाई है पाग, ये मालूम नहीं होगा किसी को। बाद में अपनी एक दूसरी पाग जो अपनी यहाँ चली, वो दस्तूरी पाग होती है, वो आम कोई पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। खिड़कियादार तो सिर्फ राजा ही पहनते थे, और जैसे वो बांधते थे वैसे शाही पाग हो जाती थी। जैसे महाराज सादुल सिंह जी ने पाग पहनी तो अपने हाथ से पहनते थे, तो शार्दुल शाही पाग हो जाती थी। प्रीति सिंह जी ने पहनी तो प्रीति सिंह जी शाही होता, वो फैशन हो जाता था लोगों में ऐसा पहनने का। तो परंपरा राज से ही शुरू होती है। तो ऐसा बिहेव करने से कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप ही निकलती हैं गणगौर, और जितने भी लोग हैं उनके कॉपरेशन से निकलती है, वही प्रोसेशन ले जाता है, उन्हीं की गणगौर। रूपनगढ़ की अलग हो गई, अब तो रूपनगढ़ किले से भी अलग निकलती है। तो कब शुरू हुआ ये तो ईसर गणगौर का तो ठेठ से ही वो होगा। ये तो ऐसा हो गया कि था भक्ति कब से शुरू हुई, भक्ति तो ठेठ से ही होती है। ठाकुर जी तो हरदम ही थे। तो ये बात है, कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि कब शुरू हुई। धुरंधर महाराजा किशन सिंह जी सिरमौर है, नृपति नागरी दास हुए संत प्रवर। ये धरती है वाणी पुत्रों के गान की, शब्द साधकों के दिग्वजी लक्ष्यदान की। ये धरती है अदम्य साहस शौर्य पराक्रमी वीरों के खान की। ये धरती है महाराजा किशन सिंह जी के स्वाभिमान की। ये धरती है महाराजा किशन सिंह जी के स्वाभिमान की। नगर बसाया कृष्ण किशनगढ़, सुरम्य झील गुंदोलाव के तीर। सुदृढ़ दुर्ग की गौरव गाथा कहते हैं भीम काय बुर्ज और प्राचीर। फूल महल की छटा निराली जल प्रतिबिंबित तस्वीर। मनमोहक मोखम विलास खड़ा योगी सम धीर गंभीर। चहु दिशि अजय रक्षक बन बह रहा निर्मल नहर नीर। धन्य धन्य रणवांकुरे कृष्णगढ़ सृष्टा श्री किशन सिंह सुरवीर। धन्य धन्य रणवांकुरे कृष्णगढ़ सृष्टा श्री किशन सिंह सुरवीर। श्री किशन सिंह सुरवीर। महाराज इधराज, मेरी जिज्ञासा है, मोखम विलास में जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ का हेतु और उस यज्ञ के बारे में आप कुछ बताएं
तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। पहले तो ये जो पंक्ति है उसको मैं बताऊँ, बैठ के दर पर तेरे अब किसके दर पर जाएंगे, हम तेरे कहलाकर क्या गैर के कहलाएंगे। अभी बात हुई आज जवान सिंह जी के, जिनके 1 साल बाद यज्ञ किया और 1 साल बाद लड़का पैदा हुआ। तो बड़े भाई सादुल सिंह जी थे, तो दूसरे नंबर पर जवान सिंह जी थे, तीसरे नंबर पे रघुनाथ सिंह जी थे, 3 भाई थे। तो उस टाइम में जोधपुर में कोई भी राजा नहीं था। हाँ, जोधपुर में कोई भी राजा नहीं था। तो उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि आपके छोटे भाई जो हैं, मैं सादुल सिंह जी थे। सादुल सिंह जी बहुत बहुत पहुँचे हुए राजा थे। आपने कई ये स्कूलें, ये कॉलेज आप देखते हो, ये मिल देखते हो, ये मदनगंज, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, सब उनके ज़माने में हुआ। बहुत प्रगति हुई है किशनगढ़ की। ये 1877 से लेके 1900 तक जो सादुल सिंह जी का पीरियड, तो उनके छोटे भाई के लिए रिक्वेस्ट हुई कि साहब ये इनको गोद में आप जोधपुर दें। तब रघुनाथ सिंह जी ने फरमाया कि बैठ के दर पर तेरे अब किसके दर पर जाएंगे, तेरे कहलाकर अब क्या गैर के कहलाएंगे। बहुत पूजा पाठ में और बहुत पुष्टि मार्ग में लीन थे। जोधपुर जैसा राज उन्होंने मना कर दिया। तो ये इतने बड़े किशनगढ़ में राजवंश परिवार हुआ है, बड़ी फ़ख्र की बात है ये। और ये भी है कि हम उसी के राज में हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ष होता है कि मैं उसी परिवार में पैदा हुआ हूँ। मारवाड़ 36,000 वर्ण मील का था। और अगर उस टाइम में जब हुआ, आज ये हुआ, और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल के आज के करीब 125 साल पहले लिखी गई, जिसको अपन तवारीख बोलते हैं। एक अपनी खुशकिस्मती है कि अपनी तवारीख बच गई और अभी भी अपने पास है। तो इतिहास लिखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि किशनगढ़ का इतिहास कभी नहीं लिखा गया और लोग कहते हैं कभी लिखा ही नहीं जाएगा, तो उसको भी गलत साबित करना है। और पुण्या भी चली होगी, पता नहीं क्या क्या वहाँ हुआ लड़ाई में, और वहाँ उनको अवार्ड भी मिला लड़ने के लिए। तो वो जब पधारे तब ये बनाया गया है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। मांडी हुकुम ये। हाँ, मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पद लिखे गए हैं, उसकी खासियत ये है कि उसके साथ राग भी लिखी गई है कि इस राग में गाएंगे। कितनी बड़ी चीज़ है। सामत सिंह जी ने कितने पद लिखे, हर पद के साथ लिखा है कौन सी राग में गाओगे, और वही राग सूट करती है उस पद को। अगर राग नहीं होती तो कन्फ्यूजन कितना हो जाता। 75 किताबें की पोएट्री है, कौन सी राग में डालता है उसको। तो ये भी खासियत है यहाँ के राजाओं की। और सिर्फ नागरीदास जी ने पद नहीं लिखे, आज रूप सिंह जी ने पद लिखे हैं। बिड़त सिंह जी बहुत बढ़िया लिखते थे पद। महाराज यज्ञनायन सिंह जी ने, मेरे दादा महाराज यज्ञनायन सिंह जी ने लिखे हैं पद। महाराज मदन सिंह जी ने पद लिखे हैं, राज सिंह जी ने लिखे हैं, मान सिंह जी ने लिखे हैं, सब ने पद लिखे हैं। एक धरोहर है किशनगढ़। अब कोई इसमें अध्ययन करना चाहे तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी कि इसमें अध्ययन करके सारे अलग अलग का इसको छापा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी, मांड एक कॉमन चीज़ है। मांड एक कॉमन चीज़ है, हर जगह होती है। I am personally very against statues in today's times, because there is no respect for these statues, and you'll find invariably these statues are dirty. There's a pigeon droppings, and they're not looked after. Somebody comes and breaks a finger or something, and there's no respect for it. In the last the member of the Legislative Assembly, I had conveyed that at least you should put
a statue of Maharaj Kishan Singh Ji. So apparently I was told that there is a budget for this reserved. Unfortunately, the elections happened and he's no more there. So I don't know what happened to that budget. I personally feel Kishan Singh Ji's statue should be put in the Jaleb Chowk. As you go outside, and there's a little statue there, that is not the right place for that statue. Kishan Singh Ji's statue should be put in the chalk outside the fort. But that initiative has to be done by the government, not by us. And as far as history of Kishangarh is concerned, you're absolutely right. There is no written history as yet. You should be asking them, not us actually. They are the ones responsible for all this happening. Namaste, sir. My question to you is, to what extent the boundaries of Kishangarh spread in the past? You want to know about the boundaries of Kishangarh? In the south, we have Sumpa and Sampla. बुलाना चाहूँगा रूपनगढ़ से पधारे हुए पंकज जी मुखिया, रूपनगढ़ से आप पंकज जी मुखिया पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठाकुर जी गोकुल चंद्रमा जी महाराज की हवेली के मुखिया श्री पंकज जी मुखिया पधारे हैं और ठाकुर जी का महाप्रसाद महाराज साहब को भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी गोकुल चंद्रमा जी महाराज का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि संवत 1707 में रूपनगढ़ दरबार श्री रूप सिंह जी साहब का शिविर दिल्ली निगम बोध घाट पर लगा हुआ था और वे संध्या वंदन में लीन थे। उसी समय वही निगम बोध घाट पर सिद्धपुर से अपने जी ठाकुर जी श्री गोकुल चंद्रमा जी महाराज को यवनों से बचाते बचाते सुरक्षित स्थान की खोज में मार्ग भटकने के कारण मुखिया जी श्री लीला जी भी वहीं पहुंच गए। वे भी ठाकुर जी की सेवा में रत थे, किंतु दुखित थे कि जिन अवयवों के आतंक से ठाकुर जी को बचाने के लिए घर परिवार धन दौलत छोड़ा, किंतु विधि को पता नहीं क्या मंजूर है, उसी यवन के साम्राज्य में मार्ग भटक गए। किंतु ठाकुर जी के दरबार में रूप सिंह जी को संध्या करते हुए आपने दृष्टांत दिया और उन्हें आज्ञा करी कि ठाकुर जी को अपने राज्य में सुरक्षित पहुंचाएं। तब 4 लंगा जाति के राजपूतों के संरक्षण में ठाकुर जी को रूपनगढ़ पधराया गया। तब से आज तक ठाकुर जी रूपनगढ़ में ही विराजित हैं और मुखिया परिवार के वंशजों द्वारा सेवित है। आज राजघराना भी ठाकुर जी के दर्शन हेतु हवेली में पधारते हैं। पंकज जी मुखिया रूपनगढ़। मैं आमंत्रित करूंगा श्री रामसुख जी सेन सेलेक्ट पब्लिक स्कूल से, आप भी पधारें और महाराजा साहब महारानी साहब का स्वागत करें। श्री पवन कुमार जी अग्रवाल साहब और एस के बंसल साहब। तालियां थोड़ी बजती रहे तो हमें लगेगा कि हम किशनगढ़ के महाराजा साहब का महारानी साहब का दिल की अंतरिम गहराइयों से हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। थोड़ा अति शीघ्र करें सर। नहीं जरूर दूसरे लोग भी सुनते हैं। श्री विश्वास जी भट्ट एस्ट्रोलॉजर और राजीव जी ईनानी, आप भी दुपट्टा माला से महाराजा साहब महारानी साहब का स्वागत अभिनंदन हम सभी किशनगढ़ वासियों की तरफ से आज स्वागत अभिनंदन है। कृपया थोड़ा शीघ्र करें।
माँ शारदे को नमन, महाराज श्री को भी प्रणाम। आज मैं बताना चाहता हूँ, सन 1974 74 से मैं पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, बिल्कुल बराबर। बचपन से ही कक्षा 8 से चालू किया था। बच्ची हमारी पीएचडी ड्राइंग में कर रही है, एक बच्ची लेक्चरर हो गई। और मैंने एक साल में 60,000, जो राधिका, जो बड़ी घनी बोलते हैं वो राधा, 60,000 मैंने एक साल के अंदर बढ़ाई थी। अभी भी बरकरार है मेरा काम। और अब मैं जो बनाऊंगा, बस उनके अंदर एक दोहा है, भाग मास मद मस्त हो, मोहन खेलत रंग, प्रिय रंग राधिका रंजित हो, सकिन बजावे चंग। इसमें मेरी एक पेंटिंग बनेगी, टाइम लग जाएगा, लगभग 6 महीने लगेंगे मेरे। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, जल्दी अति शीघ्र बनाएं और किशनगढ़ वासियों को भी दिखाएं, हमको भी दिखाएं। श्री लीलाकांत जी पारिक, कमोदवाला पारिक मैम, आप पधारें। समस्त किशनगढ़ वासियों की तरफ से महाराजा साहब, महारानी साहब दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अध्यक्ष महोदया डॉक्टर मंजू राठी और सचिव श्रीमती बबीता जी संचेती, कृपया पधारें और महाराजा साहब का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक आवश्यक सूचना है, अगर आप गायन की सीडी और किशनगढ़ टेक्सटाइल का कैलेंडर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीछे की ओर वो उपलब्ध है, आप लेकर पधार सकते हैं। एक गायन की सीडी है और साथ में आपको किशनगढ़ टेक्सटाइल का कैलेंडर भी दिया जाएगा। जलपान आप अपने स्थान पर विराजें, यहीं पर ही जलपान होगा। सखी सहेली संस्था की ओर से स्वागत अभिनंदन है। Actually, heights both ways. Literally and metaphorically. Please share your program so we can use you to motivate you in your literature. We'll go beyond their phones then. Please eat and go, don't go like that. Sure, definitely. And come anytime and see the fort. But right now we blocked all the other sides. No, definitely. Thank you. Thank you.